नमस्कार। संस्कार धानी से शुरू हुए चर्चा चौकसे के विशेष कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच में हम फिर आज आपके सामने हैं। हालांकि थोड़ा सा विलंब से हम आपके सामने हैं। आज हमारे बीच में हैं जबलपुर कैंट से भाजपा के विधायक ईश्वरदास रोहाणी के सुपुत्र अशोक रोहाणी। दादा ईश्वरदास रोहाणी ने आम जनता के लिए, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जो कठिन संघर्ष के बाद राह बनाई है, उस राह पर चलते हुए अपने दूसरे टर्न में अशोक रोहाणी जनता के सामने हैं। जनता ने उन्हें दोबारा चुना क्योंकि वो दादा की बनाई हुई उसी सेवा की राह पर आगे बढ़ रही थी। आज जबलपुर शहर के विकास की संकल्पना उनके मन में क्या है, कितना विकास हुआ है, कितना होना चाहिए, इन सब बातों को लेके जबलपुर के बारे में अपने विचार कॉफी हाउस विचार मंच से साझा कर रहे हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं विधायक अशोक रोहाणी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉफी हाउस विचार मंच पर। और हम सब मंच ये जानना चाहता है कि आपके मन में शहर विकास को लेकर क्या संकल्पना है, कहाँ तक शहर पहुँचा है, क्या आपकी कल्पना है? सबसे पहले तो कॉफी हाउस विचार मंच का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि जबलपुर शहर के विकास की चिंता वो हर पत्रकार कर रहा है जो यहाँ का बाशिंदा है और जबलपुर की चिंता कर रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक अच्छा विषय है जबलपुर विकास की संभावना है। पिछले 7 दशकों से जबलपुर ने हमेशा विकास के नाम पे उपेक्षा का दंश झेला है। परिस्थितियां जो भी रही हों, एक तरफ यह राजधानी बनने की बात होती थी और दूसरी तरफ हमने एक हाई कोर्ट पे अपना संतोष किया और वहीं से हमारी उपेक्षा प्रारंभ हो गई। लगातार नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी थी, लेकिन इंदौर और भोपाल की तुलना में जबलपुर को जिस गति से विकास होना चाहिए था जबलपुर का, उस गति से नहीं हो पाए। उसके बहुत सारे कारण ये हैं कि किसी भी शहर में, किसी भी नगर में, किसी भी महानगर में अर्थव्यवस्था अगर मजबूत नहीं होती है, उद्योग अगर नहीं लगते हैं, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी रहे तो वो किसी काम का नहीं है। बहुत सारी संभावनाएं जो हमने अपने इस समय में देखी हैं, तो सबसे पहले मैं उद्योगी की बात करूंगा। जी। उद्योग में 150 डेयरियां रन कर रही हैं। इसको डेयरी उद्योग, डेयरी हब के नाम से किया जा सकता है। जबलपुर के जिले के अंतर्गत आयरन और भरपूर मात्रा में निकलता है। ब्लू डस्ट निकलती है जो बाहर जाती है, रायपुर जाती है, चीन तक जाती है। लेकिन हमारे पास कोई स्टील उत्पादन न होने के कारण उसका लाभ जबलपुर को नहीं मिल पाता है। हम मटर की खेती करते हैं, मटर में कोई फूड प्रोसेसिंग नहीं है। सिंगाड़े की खेती हमारे पास है, पान की खेती हमारे पास है। बहुत सारे उद्योग जो लगे हुए हैं, वो उद्योग सिर्फ महाकौशल के क्षेत्र को की पूर्ति तक ही सीमित है। हमारी जो कल्पना है कि उद्योगों को महाकौशल तक सीमित न रहे। जब स्टील उत्पादन होगा तो वो पूरे देश में जाएगा। मटर का फूड प्रोसेसिंग का अगर वो होगा तो वो पूरे देश में जाएगा। और दूध अगर जाएगा तो पूरे देश में जाएगा। आसपास जाता भी है लेकिन अभी बड़ी मात्रा में नहीं जा पाता, क्योंकि व्यवस्थित आज भी डेयरी उद्योग नहीं है। वो सिर्फ जबलपुर की पूर्ति करता है, ज्यादा से ज्यादा नागपुर की पूर्ति करता है, महाकौशल की पूर्ति करता है। मेरा विकास से इसलिए इस उद्योग से संबंधित है कि हम आज जबलपुर में 1 रुपए की चीज खरीदते हैं और 1 रुपए की चीज जबलपुर में ही बेचते हैं। तो जब बाहर का पैसा ही नहीं आएगा तो पेइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, और आप जब पेइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो उस शहर का विकास नहीं हो सकता है। तो हमारा सबसे पहला फोकस ये है कि हमने आत्मनिर्भर जबलपुर विजन, जबलपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो
प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें मैंने इन सब बातों का उल्लेख किया है। बहुत सारा विकास गति पे भी है, विकास हो भी रहा है। जबलपुर रेलवे जोन भी बन चुका है, बहुत सारी चीजें जबलपुर में हो चुकी हैं। 5 यूनिवर्सिटी है, एक एजुकेशन हब बन सकता है। वो एजुकेशन हब 5 यूनिवर्सिटियों के आधार पर और इसका विस्तार हो सकता है। एक संतों की नगरी रही है जबलपुर, संस्कारधानी के नाम से जानी जाती है। जी जी। हमारे मन में एक इच्छा है कि गवर्नमेंट का एक वैदिक विश्वविद्यालय यहाँ पर बनना चाहिए, वैदिक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। इसलिए बहुत सारी संभावनाओं को देखते हुए जबलपुर भले जिस गति से उसका विकास होना चाहिए भले ना हुआ हो, लेकिन आने वाला कल जबलपुर का है। जबलपुर को में अपार संभावनाएं विकास की हैं। तेज गति से फ्लाईओवर बन रहे माननीय सांसद जी के द्वारा, तेज गति से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जो आज प्रॉब्लम है। आज भी मेरे को इस बात की तकलीफ होती है कि हम जबलपुर में सिर्फ 4-5 फ्लाइट 6 फ्लाइट से ज्यादा नहीं बढ़ पाए। यहाँ से रायपुर की कनेक्टिविटी क्यों नहीं होना चाहिए, इंदौर की कनेक्टिविटी क्यों नहीं होना चाहिए, भोपाल की कनेक्टिविटी क्यों नहीं होना चाहिए। इन सब कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण हमारे बहुत सारे C&F जो जबलपुर में रहना चाहिए वो C&F नहीं रहे। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग लाइन से हटकर ट्रेडिंग पर आ गए। सिर्फ जो ट्रेडिंग होती है उस ट्रेडिंग में यही होता है कि हम लाभ नहीं दे पाएंगे, हम किसी को रोजगार नहीं दे पाएंगे जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगी। और इसके कारण बहुत सारे हमारे टैलेंट जो है वो हमारा बाहर शिफ्ट हो गया। हमारी सबसे बड़ी इच्छा है कि इतना जबरदस्त टैलेंट होने के बाद वो टैलेंट जबलपुर का लाभ क्यों नहीं करा सकता है, जबलपुर का उपयोग क्यों नहीं कर सकता है, जबलपुर में स्वरोजगार क्यों नहीं कर सकता है। हमारे प्रयास ये हैं कि हम उस टैलेंट को जबलपुर में रोकें। वो कई सारी चीजें अपनी परेशानियां बताते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो स्वरोजगार योजनाएं निकाली, 1-1 करोड़ के लोन बिना गारंटी के देने का काम किया। मुझे कल ही एक पता चला कि एक CCTV फुटेज की वायर बनती है, उसका एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार से उसने 1 करोड़ का लोन लेकर आज यहाँ से लेकर तेलंगाना तक उसकी सप्लाई करता। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि जबलपुर में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी संभावना है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे उद्योग, बड़े बड़े उद्योग, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां, BHEL के माध्यम से स्टील उत्पादन, ये सब चीजें जबलपुर में आएंगी। और जिस शहर में बाहर से पैसा आता है, बाहर से कैपिटल आएगा, उस दिन जबलपुर के विकास तेज गति से दौड़ने लगेगा। इसलिए पहला फोकस हमारा यह है कि जबलपुर में जो उद्योग की कमियां, उन उद्योग की कमियों को दूर करें। विकास के राह पर जबलपुर की रायपुर की तर्ज पर मेरे मन की इच्छा है, जबलपुर में रायपुर की तर्ज पर मेरी इच्छा है कि नया जबलपुर एक बसे, एक नई सिटी बसे, स्मार्ट सिटी के माध्यम से बसे। हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के टाइम पे इस बात को रखा था कि शहर में जो विकास हो ठीक है, सड़कें बनती रहें, बिजली पानी सड़क की सुविधाएं होती रहें, लेकिन कहीं ना कहीं 200 एकड़ पे एक ऐसा शहर बसना चाहिए जिससे ये पूरा जबलपुर शहर जो कंजेस्टेड है, इसमें हम कितना भी पैसा लगाते तो हमको शहर दिखता नहीं है। तो आने वाले समय में 200 एकड़ पे स्मार्ट सिटी बने। उस स्मार्ट सिटी के माध्यम से जैसे रायपुर नया बना है, आज वहाँ नया रायपुर जो बना है उसको देखते ही लगता है कि कमर्शियल शहर हो गया है और रहने के लिए निवास जो है स्मार्ट सिटी में नए जबलपुर में बने। ऐसा हमारा आगे की कल्पना है। और निश्चित रूप से फैक्ट्रियां होने के कारण हमारा महत्व है जबलपुर का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होने के कारण। लेकिन इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के होते होते कहीं मेरे को ऐसा पीड़ा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इसके कारण विकास भी हमारा प्रभावित हुआ है। 4-4 फैक्ट्रियां हैं, सब लोगों ने उन फैक्ट्रियों में काम करके रिटायर होने के बाद जो अपने बच्चों को जिस तरीके से उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जो उनको यहाँ पे सुविधाएं मिलना चाहिए थी, वो नहीं मिली और हमारा टैलेंट बाहर चला गया है। इसलिए आने वाले समय में हमारा टैलेंट जबलपुर में जबलपुर के लिए काम करे, महाकुशल के लिए काम करे, इसके प्रयास होंगे। एजुकेशन हब बने, डेयरी हब बने, वैदिक विश्वविद्यालय बने, ये हमारी कल्पना है। और निश्चित रूप से जब 5-5 यूनिवर्सिटियां जिस शहर में हों उसका भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में विकास की अपार संभावनाओं के साथ देश में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम बहुत जल्द जबलपुर को एक नए स्वरूप में देखेंगे, उद्योग की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से। आपने बहुत सारी बातें कही कि हम ये सब कर सकते थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों से आप ही रहे हैं। नहीं, बहुत सारे प्रयास हुए, उसका भी मैं एक कारण आपको बताता हूँ। कई बार क्या रहता है,
साइकिल के पहिए में एक पहिया अगर केंद्र सरकार का दूसरा पहिया लग जाता है तो निश्चित रूप से वहां पे विकास न कहीं रुकता ही है। और पिछले आपने ये देखा होगा कि 15 महीने की सरकार में ही हमारा विकास थम गया था जबलपुर का। अब तेज जो फ्लाईओवर 15 महीने पहले भूमि पूजन हो चुका हो और वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार के आते ही साथ रुक जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेतृत्व, मैंने शब्द बोला कि लीडरशिप जब परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन होती है तो विकास में परिवर्तन आता है। इसलिए 15 साल के उस कार्यकाल में भी मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले 5 दशकों में जबलपुर में शास्त्री ब्रिज के अलावा एक पुल नहीं बना था। आज 15 सालों में आप यहाँ का कचपुरा का ब्रिज देख लीजिए, आप शोभापुर का ब्रिज देख लीजिए, स्मार्ट सिटी की सड़कें देख लीजिए, यहाँ से रांची तक की सड़क देख लीजिए, हर चारों तरफ जो विकास हुआ है कहीं ना कहीं इन 15 सालों में हुआ है। आपने एक सेक्टर की बात की, इंडस्ट्री की बात की, ब्रेन ड्रेन ना हो, लोग ना जाएं, और भी कई आयाम होते हैं किसी शहर के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो शिक्षा की आपने बात की, पर्यावरण का है, साहित्य संस्कृति का है। आप क्या समझते हैं क्या क्या होना चाहिए अपने शहर में? नहीं, देखिए, जब विकास की बात होती है तो सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है विकास करना, विकास के साथ उस शहर के हर नागरिक का उतना ही दायित्व है। हम आज भी जबलपुर में क्यों नहीं स्वच्छता में नंबर 1 आ सकते हैं? तो सरकार कितने भी प्रयास करे, कहीं भी ना कहीं कमी है। सबका एक संयुक्त प्रयास होता है किसी भी शहर को ऊंचाई में लाने के लिए। क्यों जब इंदौर में एक पॉलीथीन जेब में रखकर या एक थैला रखकर आदमी चलता है कि अगर किसी ने डस्ट फेंका है, ये जबलपुर में क्यों नहीं हो सकता है? तो मेरा इस पॉइंट के माध्यम से ये कहना है कि शहर में विकास की संभावनाओं में सरकार के साथ साथ स्थानीय उद्योगपति, स्थानीय पत्रकार, स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं का जब तक संयुक्त प्रयास नहीं होगा तब तक विकास का स्वरूप दिखेगा नहीं। मेरा पूछने का सवाल ये था कि आपने इंडस्ट्री की कमियां बता दी कि ये होना चाहिए। आपको लगता है कि साहित्य में, संस्कृति में, जैसे आपने वैदिक विश्वविद्यालय की बात की थी, इसमें भी कुछ होना चाहिए था? निश्चित रूप से होना चाहिए, साहित्य में भी होना चाहिए। मैं जबलपुर साहित्यकारों की नगरी रही है, हिंदी के माध्यम में, संस्कृत के माध्यम में, तो निश्चित रूप से ऐसे साहित्यकारों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और उसमें आपकी तरफ से अगर कोई ऐसा वो आता है तो हम उस आत्मनिर्भर भारत में जो हम अपना पॉइंट दे रहे हैं उसमें आपके सुझाव कोई आते हैं तो उन सुझावों को भी हम इसमें समाहित कर सकते हैं। राकेश जी कह रहे हैं कि एक सरकारें किसी की भी रही हो, साहित्य संस्कृति एक ही विचारधारा के लोगों को बढ़ावा देना है, वो भाजपा की हो या कांग्रेस की सरकार हो। ऐसा क्यों होता है? कैसा एक ही विचारधारा मतलब है? एक वामपंथ की विचारधारा के लोग ही काबिज रहते हैं, हमेशा साहित्य पर दबदबा रहा, सरकारों में रहा, उनके लाभ दिलाने में रहा। यह हमेशा जबलपुर का एक पिछड़ापन का दर्द है साहित्यकार को। ये प्रश्न उनकी तरफ, राष्ट्रवादी साहित्य जो है पीछे हो गया, वामपंथी साहित्य आगे हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये हम अपनी भाजपा की सरकार में तो नहीं कह सकते हम ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आने वाले समय में आपका वो जो दर्द है, आपकी जो पीड़ा है, वो सही प्लेटफार्म पे पहुंचाकर हम उसको आगे कर सकते हैं। जो आपने बोला कि एक ही जो उससे वामपंथ जहाँ जो भी उससे चला है, कहीं ना कहीं उसको अपन आपकी आज जो बात है सभी के सहयोग से होगा ये समन्वय, लेकिन जबलपुर को प्राथमिकता हो जितनी। मैंने आपसे इसकी एक बात और बोली, मैंने जो अपना दर्द इस आपके माध्यम से व्यक्त किया कि कहीं ना कहीं जो पहल आपने की है, इस पहल का जो मंथन, जो चिंतन जो निकलेगा, ये कहीं ना कहीं जबलपुर के विकास में बहुत बड़ा काम करेगा। जैसे आज आप हमसे चर्चा करें, आज अपनी बातें आप हमको बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपने इस मंच के माध्यम से हमारे काम करने में और हमारी मजबूती आएगी। और निश्चित रूप से एक बौद्धिक स्तर का इसी तरीके का चिंतन और मनन जबलपुर के विकास के लिए और अच्छे से होना चाहिए। जो हम लोगों के पास प्रश्न आ रहे हैं, समग्र शहर का प्रश्न, हाँ, हम लोगों का नहीं है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़ी बात है, नहीं, समग्र शहर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आपने अपने वक्तव्य में एक बात बोली थी कि हम 200 एकड़ का कुछ शहर के नेक्स्ट डेवलपमेंट के स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनाया गया। अपने शहर को स्मार्ट सिटी में चयन किया गया और राइट टाउन के लिए चयन किया। तो आपको लगता है कि ये कहीं चूक हो गई सरकार से कि शहर के चयन के लिए बाहर आपने नगर निगम में सीमा भी बढ़ाई थी और 52 गाँवों को भी एक्वायर किया जा सकता था, कहीं कोई लापरवाही या चूक हो गई क्या? आपको क्या लगता है शहर के विकास को लेकर? लापरवाही नहीं हुई है। उस समय जब स्मार्ट सिटी ये घोषित हुई थी तब एक विकास को तेज गति देने के लिए चयन जो होना चाहिए था, वो चयन और अच्छे से हो सकता था। इसमें विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। स्मार्ट सिटी के माध्यम से जबलपुर में एक
पहले का आज का 10 साल 15 साल 10 साल का मैं जो पूछ रहा हूं, स्थान के चयन की जो बात स्थान के आपने- चयन में हम लोगों ने सुझाव रखा था। हाँ। हो सकता है वो हमारे उसमें नाम्स में ना हो स्मार्ट सिटी में, लेकिन आने वाले समय में हम फिर इस बात को रखेंगे कि नए जबलपुर की आवश्यकता है। हम ट्रैफिक की दृष्टि से देखें और भी चीज़ों की दृष्टि से देखें, एक नए जबलपुर की शहर में आवश्यकता है। जब नगर निगम की सीमा का विस्तार किया, आपने जमीन को एक्वायर किया, 52 गांवों को एक्वायर अब उसी में काम हो रहे हैं सब। आपको ये जो स्टेडियम का भी रिस्ट्रक्चर्ड 100 बाहर करने का अभी अगला वाला जो प्रोजेक्ट है वो यही है। हमारे भैटोली में आज भी 100 एकड़ जमीन में लॉजिस्टिक अपने ये स्टेडियम की बातें और जो क्लाथ वाला जो पार्क आ रहा है वो सब उसी पे काम चल रहा है अभी। और आप जो बोलना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो 10 हमने जो वार्ड नए बनाए थे, उन 10 वार्डों में आने वाले समय में इसी तरीके के काम होंगे जिसमें जमीन, हम शहर में जमीन नहीं थी हमारे पास। ऐसे जो उसका स्मार्ट सिटी का जो वो नाम्स था, उसमें हॉस्पिटल्स नया हो, स्टेडियम नया हो, खेलने की चीज़ें हों, ये सब चीज़ें थी। वो नाम्स हम इस जबलपुर के नगर के हिसाब से नहीं कर पा रहे थे। उसको आने वाले समय मैंने इसलिए अपना प्रस्ताव रखा है कि 100-200 एकड़ की एक ज़मीन एक्वायर करके इस भले ही नगर निगम सीमा में, लेकिन स्मार्ट सिटी का काम होना चाहिए। और कैंटोनमेंट बोर्ड को स्मार्ट सिटी का लाभ नहीं मिलता था। हमने सीओ कैंट, सीओ स्मार्ट सिटी, कमिश्नर, इनको बैठाल के आपसी सहमति बनाई कि भाई जबलपुर शहर में ही तो कैंटोनमेंट बोर्ड है, उसको स्मार्ट सिटी का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो वो भी आपस में सहमति बनी। आने वाले समय में अमृत योजना हो, जहाँ जो भी चीज़ें आएंगी वो सब उसमें भी उसका, और इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी सहमति दे दी है कि हम बिल्कुल विकास कार्य आप करिए, हम आपको सहमति देते हैं। तो ये भी आपस में सहमति हम लोग की बन चुकी है कि वो हिस्सा अछूता रहता था हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड, बहुत बड़ा एरिया है। तो उसमें भी हमने बैठाल के दोनों पक्षों को, बीच में आपने पढ़ा होगा, मैंने बैठाल के इस पे प्रयास किया और निश्चित रूप से उसके सकारात्मक वो आए। मतलब शहर के विकास के लिए डेंसिटी है, फैलाव की जरूरत है, जरूर, आप बिल्कुल उसको करेंगे। प्रवीण मिश्रा हमारे साथ हैं, उनका पूछना है। शहर के विकास में वो सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समाहित किया, लेकिन एक चिंतन का विषय आता है कि शहर के विकास में एक अतिक्रमण और एक अवैध निर्माण। तो जब अतिक्रमण होता है तब भी, और जब अवैध निर्माण होते हैं तब भी सरकारी संस्थाएं, कर्मचारी, अधिकारी सब मौन रहते हैं, और बाद में फिर न्यायालय के आदेश पर या किसी और कारण से फिर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो आखिरकार इससे नुकसान तो शहर को ही होता है। तो इसके लिए सही समय पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती? ठीक कह रहे हैं। क्या होता है कि किसी भी शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए जो शुरुआत होती है, अगर वही गलत हो तो शहर अतिक्रमण से भरा रहता है, अवैध उससे भरा रहता है। जबलपुर की कभी भी पिछले समय से कभी भी व्यवस्थित बसाने की बात नहीं की गई। कभी आप नाम से उठा के देख लेंगे तो हर किसी में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। आज की तारीख में इतने बड़े इस मैटर पे, मैं अतिक्रमण का पक्षधारी नहीं हूँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में ये भी पक्ष है कि आज शहर में किसी भी पान की दुकानों कोई अतिक्रमणकारी है या कोई रोड पे, उसको भी रोजगार करने का अधिकार है, लेकिन स्मार्ट सिटी में उसका भी सिस्टम है। आज हम गुमटीधारियों के लिए गुमटी बनाने का सिस्टम है। तो मैंने आपसे इसलिए ये बोला कि शहर को से बचने से अच्छा है स्मार्ट सिटी में अगर 200 एकड़ पे नया जबलपुर बसेगा तो बड़ी बात होगी। तो आपने जो विषय उठाया बहुत गंभीर है, वो अतिक्रमणकारियों वाला मैटर है, अवैध निर्माण भी उसमें है, मैं सहमत हूँ आपसे। और अभी आपने देखा होगा कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अवैध निर्माणों पर, भू माफिया पर कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई प्रारंभ कर दिया। इसमें एक फायदा ये होगा कि ऐसी कार्रवाइयों से आने वाले समय में अगर कोई करने की भी सोच रहा होगा अवैध निर्माण या अतिक्रमणकारी, उसमें विराम लग जाएगा। तो इसलिए साइकोलॉजिकल भी है ये बात, और ऐसी कार्रवाइयां लगातार होते रहना चाहिए ताकि आने वाले समय में जबलपुर शहर और ज्यादा कंजेस्टेड न हो जाए और ज्यादा उसमें अतिक्रमण न हो जाए। उनका कहने का है कि ड्यूरिंग द अतिक्रमण जब हो रहा होता है उस समय हो रहे होते के लिए मैं इसलिए विषय में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं उस समय का वो नहीं था, लेकिन आज जो मेरी वर्तमान स्थिति में क्या अच्छा हो सकता है उसमें
अपन मिलकर चर्चा करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से गड़बड़ियां हुई, हमें इसको स्वीकार कर कि अवैध निर्माण भी हुए हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि जब अवैध निर्माण होता है तभी नगर निगम को अगर उस पर वो कर दिया जाए तो आज ये स्थिति नहीं होती। अतिक्रमणकारी जब अतिक्रमण, हम कह रहे हैं कि जैसे किसी गरीब को अपना ठेला लगाना है तो उस ठेले लगाने की को सही जगह पे लगाने की जिम्मेदारी भी नगर निगम की है। अगर वो सही मिल जाए तो गलत न करे। तो आज ये स्थिति क्यों आ रही है? हाँ। एक चिंतन का और गंभीर विषय ये है कि शहर के विकास में जल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे शहर का जो भूजल स्तर है वो लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। नगर निगम जब नक्शा पास करता है तो उस नक्शे को पास करने में वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन करता है, लेकिन उस पर कभी कुछ काम नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ इससे। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने लगातार, अपनी विधानसभा की बात करूँगा, मैंने लगातार पंपलेट छपवा कर लोगों को घरों में बुलाया कि आप अपने वाटर हार्वेस्टिंग करिए, आपको सब्सिडी भी मिलेगी और नगर निगम के द्वारा भी इसमें आपको सहयोग मिलेगा। तो इस पे काम होना चाहिए और आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर ये वाटर हार्वेस्टिंग पे एक अभियान चला के, हम प्रस्ताव दिए कि अभियान चलाकर अगर लोगों को अवेयर किया जाए। एक्चुअल में क्या है, कहीं पे भी कोई भी नक्शा पास होता है जैसे, तो नक्शा पास होने के समय पे हम दूसरे शहरों में देखते हैं, दूसरे शहरों में जब तक आप उन सब चीज़ों से फुलफिल नहीं है तब तक नक्शा पास नहीं होता। ठीक है। तो ये गड़बड़ियाँ जो पहले होती थी, अब उसमें वाटर, हमारे प्रियदर्शनी कॉलोनी में एक महगवा है, दादा ईश्वरदास रोहानी वार्ड है, उसमें अभी जो मैंने उनको बोला कि किसी का भी नक्शा पास करने के पहले वाटर हार्वेस्टिंग, कहीं पे भी नक्शा पास हो रहा है वाटर हार्वेस्टिंग, मेरे पास लोग आते हैं, भैया इसके कारण रुका है। मैंने कहा कितना खर्चा लगता है, आप करा लो ना यार, आपकी फायदे की चीजें। तो ये जब तक इसमें अवेयर जनप्रतिनिधि को भी होना पड़ेगा, इसके लिए ये फोन नहीं करना पड़ेगा कि नहीं यार इसका नक्शा पास कर दो। तो हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी थोड़ी देर के लिए मतदाता होती है, लेकिन भविष्य के हिसाब से हमको कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय लेना पड़ेंगे। जैसे हम उनको टैक्स मामले में समझाते हैं, वही लोग बोलते हैं कि टैक्स जो है, अभी तो कोरोना काल चल रहा था तो थोड़ी रिलैक्सेशन, टैक्स के मामले में मेरे को कोई बोलता है कि भैया मेरा इतना टैक्स आ गया है, तो मैंने कहा जिस दिन आप ये तय कर लोगे कि हमारे सामने की सड़क नहीं बनेगी, उस दिन मैं फोन कर दूंगा कि आप टैक्स मत जमा कर रहे हो। आप ही तो बोलते हो कि हम तो टैक्स से, ये जो सड़क बनती है उसी टैक्स से ही तो बनती है। तो हम लोग समझा देते हैं उनको कि भाई टैक्स के मामले में अगर नगर निगम में टैक्स नहीं आएगी तो काम कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें रिलेटेड है। हाँ, रिलेटेड है। डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस से राकेश मिश्रा है हमारे, उनका जी। शहर विकास की संभावनाओं की बात की, उद्योग आने चाहिए, स्मार्ट सिटी में एक जबलपुर बसना चाहिए, तमाम तरह की जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्रयास होते हैं। जीओस की बैठक भी होती है, जल योजना समिति, जनप्रतिनिधि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में लगातार विकास पुरुष की स्वरूप में है। इस पर आप क्या कहें? नहीं, देखिए, किसी भी शहर के विकास में जब विकास होता है तो उसका बेस होता है एक। अगर आपका बेस कमज़ोर है तो विकास कार्य में थोड़ा समय लगता है। पिछले 15 सालों में विकास कार्य भले धीमी गति से हुए हों, लेकिन एक बेस तो बना। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो चीज़ें पहले होना चाहिए थी वो इन 15 सालों में हुई और विकास लगातार हुआ। और अब हम ये कह सकते हैं हम बेस बनाकर अब हम बिल्कुल डेवलपमेंट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं तो आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 4-5 साल के बाद आपको जबलपुर का स्वरूप वास्तव में बहुत अलग दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये बेस 15 साल में काम का बना है, विकास का बना है। तो जो मैंने आपसे बोला कि आपने देखा होगा कि शास्त्री ब्रिज के अलावा कभी कोई चीज़ नहीं बनी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। इसका कारण क्या था, क्यों नहीं प्रयास किए गए? यहाँ भी तो बड़े बड़े लीडर थे उस समय। हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब हमारे पास मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो केंद्र में हमारी नहीं थी। ये पहला अवसर आया है कि पिछले 5 सालों में शासन की योजनाओं का लाभ, शासन में विकास के जितने पैसे अभी इन 5-6 सालों में आए। ब्रॉडगेज का एक बहुत बड़ा इशू था, क्यों नहीं आया कांग्रेस सरकार में? आज ब्रॉडगेज फुल तैयार है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के समन्वय से डेवलपमेंट तेज गति से होता है। और अभी अच्छा ये है कि अभी अच्छा अवसर है ये। इस अवसर में जनप्रतिनिधि मिलकर, आप सब मिलकर, हम सब मिलकर जितना हो सके केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से जबलपुर के लिए
जो हमने आपको बताया ये अगर ले आएंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, जिस शहर की पेइंग कैपेसिटी होती है, जिस शहर में उद्योग होता है, वहाँ विकास अपने आप होता है। मतलब मैं इंदौर का उदाहरण दे सकता हूँ, भोपाल का उदाहरण दे सकता हूँ कि विकास तेज गति से तभी हो सकता है जब उस शहर में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। जी नीलेश चौधरी हमारे साथ। नीलेश जी बताइए। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए अपने को क्या प्रयास है? इंडस्ट्रियल अट्रैक्ट करने के लिए बड़े बड़े उद्योगों की जगह पे मेरा ये सोचना है कि जो हमारे पास वर्तमान में है उसको हम बढ़ाएं। मैंने आपसे आयरन ओर की बात की। आयरन ओर की बात करने का मतलब आयरन ओर जब यहाँ पर स्टील उत्पादन होगा तो आज हम 15 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए का जो भाड़ा देकर रायपुर से बुलवाते हैं वो बचेगा। तो ये इंडस्ट्रियल जो हमारे पास वर्तमान में है ना, इसी को आगे बढ़ाने का काम हमको करना चाहिए। अट्रैक्ट करने की तब बात आए जब हम इन सब चीज़ों से परिपूर्ण हो जाएं कि अब हमारे पास उद्योग पर्याप्त है, अब हमको और आगे क्या करना है। इंदौर इस समय उस गति उस दौर पे आ गया है। उसने क्या किया, जो उसके पास संसाधन है उन्हीं संसाधनों को मजबूत करके उसने उद्योग लगवाए। आज एक उद्योग अगर लगता है, जैसे स्टील उत्पादन है, तो स्टील उत्पादन सिर्फ स्टील उत्पादन थोड़ी लगता है, इसके साथ एक छोटे छोटे लघु उद्योग लगते हैं। तो जैसे डेयरी उद्योग है, उसके साथ भूसे वाला भी है, कई चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं इन सब चीजों से। तो पहले हमारे पास जो उपलब्ध है, जो संसाधन है, इसको अगर अपन ने मजबूती से कर लिया तो आने वाले समय में अट्रैक्ट कर खुद ही होंगे। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो खुद अट्रैक्ट होंगे लोग। और फिर एक दूसरा, एक हर चीज का आपने देखा होगा एक माहौल होता है। जब उद्योग का माहौल जब जबलपुर में बनेगा ना, तो बाहर से सब लोग आके बोलेंगे कि सबसे अच्छा हमारे लिए जबलपुर है। तो ये सब माहौल बनाने की चीजें हैं और इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक हमारे मन की इच्छा ये है कि उद्योग जो अभी जबलपुर में उपलब्ध है उसको हम कैसे और अच्छे से कर सके, इसको और कैसे मजबूती प्रदान कर सके। देखिए अब क्या हुआ, एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको सलवार सूट का। यहाँ पे ये क्लस्टर, रेडीमेड क्लस्टर बना हुआ है। इस रेडीमेड क्लस्टर में यहाँ के लोगों को आज के फैशन के हिसाब से चेंज करना था। हम पिछड़ गए उससे, सलवार से। हम सलवार सूट तक सीमित रहे। हम नागपुर, अहमदाबाद और इससे पिछड़ गए। क्यों पिछड़ गए? कि कहीं ना कहीं हमारी इंफॉर्मेशन पीछे हो गई, फैशन से हम पीछे हो गए। तो आज हाँ 400 जो हैं दुकानें थी, 400 मैन्युफैक्चरर थे। आप उससे सोच लिए कि बहुत बड़ा लोगों को रोजगार मिल रहा था। तो हमको जितनी तेजी से उसको बदलना था वो तेजी से हम नहीं कर। ये तभी हो पाता है जब माहौल बनता है। एक बड़ी बात आपने कही, स्वच्छता की बात अपन कर रहे हैं। जनता जागती नहीं है, आप कह रहे हैं आगे नहीं आती है। दरअसल सरकार और जनता के बीच में समन्वय का काम अधिकारियों का है। क्या कारण है कि जनता नहीं जाग रही है? नहीं, समन्वय का नहीं है। निश्चित रूप से कमी अधिकारियों में भी होगी। मैं नहीं कहता कि जनता पर अवेयरनेस कहीं ना कहीं शुरुआत करना पड़ेगी। हम जैसे आप जबलपुर शहर में एक पौधारोपण का एक माहौल बनता है। जब आपने देखा होगा कि पर्यावरण पर माहौल बनता है तो आज जबलपुर को आप देखो ग्रीन सिटी है। मेरा उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं जब सरकार जगा रही है तो हमारी जनता को भी उसमें एक कदम बढ़कर आगे जाकर स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है। मतलब डेवलपमेंट में सामूहिक एफर्ट, संयुक्त प्रयास होना चाहिए। पाठ्या जी हमारे, उनका कुछ सवाल है। एक छोटा सा सवाल है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ बच्चों की स्कूली शिक्षा की बात है, प्राइवेट स्कूलों का दबदबा है। सरकारी स्कूल गिनती में दूर दूर तक कहीं नहीं। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा भी बहुत ज़्यादा खराब है। आपका क्या विजन है आगे जाके कि ऐसा क्या किया जाए कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं वो सरकारी स्कूल में कर पाए, अट्रैक्ट? दो चीज़ों हैं उसमें, दो कमियां हैं। एक तो बिल्डिंग अट्रैक्शन, दूसरा शिक्षा की गुणवत्ता। शिक्षा की गुणवत्ता कई बार बच्चे कम होने के कारण भी नहीं होती है। अच्छे टीचर हैं लेकिन लोगों के एडमिशन अट्रैक्शन नहीं होने के कारण लोग वहाँ एडमिशन नहीं देते हैं। इसमें एक अंग्रेजी माध्यम का अट्रैक्शन है। तो अभी सरकार ने हर शहर में, हर विधानसभा में एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलने का प्रयास शुरू कर दिया। वो सफल होगा। फिर रही बिल्डिंग की बात, तो हमारे स्कूल पुराने अभी भी जर्जर काफ़ी हैं। काफ़ी बिल्डिंगें हमने अपनी विधानसभा में बनवाई हैं, नहीं ज़्यादा नहीं भी बनवाई और हमने भी बनवाई।
लेकिन कहीं ना कहीं हमको जनता के बीच में शिक्षा के प्रति सरकारी स्कूलों का विश्वास दिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे टैलेंट के साथ निकलते नहीं है। मैं आपको रांची करौंदी कन्याशाला की बताऊंगा। वहाँ पे वो दादा स्कूल बनवा के गए और अब मॉडल स्कूल है वो आज की तारीख में। उस स्कूल में 95%, 97 और मेरिट के बच्चे शानदार 12th और 10th में मेरिट में निकले हैं बच्चे। तो टैलेंट है और सिर्फ अपने को एक विश्वास वापस सरकारी स्कूलों में बच्चों को आने के लिए जगाना पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा कि उस सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए मेरे को पत्र भी लिखना पड़ता है। ऐसा स्कूल है, मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा कि मेरे को अपने बच्ची का यहाँ पे एडमिशन कराना, इसका मेरे को पत्र भी लिखना पड़ता है। ऐसी भी स्थितियाँ हैं। तो ऐसे स्कूलों को हम धीरे धीरे करके जहाँ पर बिल्कुल रिस्पांस नहीं है उस स्कूलों को सरकार ने अलग करने का काम कर दिया है और उसकी जगह पर संख्या स्कूलों की कम करके और बच्चों की संख्या ज्यादा रहे और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, इस पर प्रयास सरकार के जारी है। जैसे आपने एलएन यादव स्कूल है, एलएन यादव बहुत बढ़िया। आप सोचिए कि ये स्मार्ट सिटी के अच्छा याद दिलाया आपने। एलएन यादव में स्मार्ट सिटी क्लास जो पूरे शहर के सरकारी स्कूलों को वहाँ से स्मार्ट क्लास, अभी ये काम आया है। ये स्मार्ट क्लास होने से कोरोना काल में काम आया। तो स्मार्ट सिटी में भी जैसे आपने बोला तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिससे शहर में विकास हुआ है और आगे भी विकास की संभावनाएं बहुत है। बहुत सारी बातें की कि बहुत सारे और भी लोग आपसे पहले आए हैं जो शहर विकास पिछड़ रहा है या जो पीछे रह गए। आपने भी माना कि जिस गति से जाना नहीं हो पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाए, अब हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे। इंदौर भोपाल की तरफ में पिछड़ गए। तो उसमें एक कारण कि बहुत सारे नेता आपके जैसे बोल के गए हैं कि पार्टियों के आपसी सामंजस्य का मसला भी, समन्वय की कमी, आपसी समन्वय का मतलब है। प्रेम की भी बात है कि अधिकारियों को शहर से प्रेम तो है। देखिए इंदौर नेताओं को करना पड़ेगा। नेता अगर प्रेम नहीं करेगा अपने शहर से तो विकास पिछड़ेगा। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इंदौर और जबलपुर में, इंदौर और भोपाल में जब विकास की बात आती है तो काय की भाजपा, काय की कांग्रेस, सब संयुक्त नेता, कोई श्रेय की वहाँ नहीं होता है और सब एक होकर ये डेवलपमेंट होना है। मतलब इंदौर का विकास होना है, मतलब हमारे शहर का विकास होना, मतलब हमारे हर नागरिक का विकास होना है। इसके भी अब धीरे धीरे जबलपुर में वो माहौल बन रहा है। मैंने आपसे एक बात बोला, किसी भी शहर के विकास का हो या औद्योगिक का हो, माहौल बनता है। जैसे आज आप ये जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस कड़ी को जोड़ने का काम करेगा कि हम विकास के नाम पर सब दल छोड़कर सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो आपने जो प्रयास किए ये कहीं ना कहीं आगे चलकर और इसमें मेरे को अच्छे से याद है कि नागराज चौक पर दादा के समय बैठक होती थी। उसमें दादा सभी को बुलाकर एक समीक्षा बैठक करते थे भोपाल में जब विधानसभा सत्र खत्म होता था। वो समीक्षा बैठक में सभी अधिकारी रहते थे और हर विभाग की वहाँ पे समीक्षा की जाती थी कि जबलपुर के डेवलपमेंट का आगे क्या है। ऐसे प्रयास अब जारी हैं, ऐसे प्रयास जारी होंगे तो और अच्छा होगा। कॉफी हाउस विचार मंच के कार्यक्रम चर्चा चौक में बहुत सकारात्मक बातचीत हुई। हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा विधायक अशोक रोहाणी जी थे और हम उनमें ठीक आदरणीय दादा ईश्वरदास रोहाणी जी की जो संकल्प शक्ति है, जो विचार शक्ति है, जो कार्यशैली है, वो देख रहे हैं और उनका संकल्प प्रबल होगा, सफल होगा शहर के विकास को लेकर। जो एक स्वप्न वो देख रहे हैं कि भारत के मानचित्र पर जबलपुर औद्योगिक रूप से, शिक्षा पर, साहित्य पर, संस्कृति पर उभर कर आएगा। फिर भी कहीं ना कहीं जबलपुर के अंदर जो जन है उसके मन का अपना एक विचार है, अपनी एक धारणा है। वो याद आता है कि जी में आता है एक बार पलट कर देखूं, जिंदगी कौन सी राहों से गुजर आई है। आज इतना ही, अगली बार एक नई शख्सियत के साथ हम फिर रूबरू होंगे कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच के तहत। रोहाणी जी का हम एक 5 मिनट और चाहते हैं बस। राकेश आइए राकेश आइए। बहुत सकारात्मक बातचीत और निश्चित रूप से एक नया हल, एक नया जबलपुर अपन सब चाहते हैं, मन का संकल्प है।
एक होने की आवश्यकता है। एक होने की बहुत अच्छी बात है। ठीक उसी की कोशिश है कि सब यहीं आ रहे हैं। हम सब लोग चाह रहे हैं कि यहाँ आए, इस मंच से अपनी बात रखें। मैंने आपसे बोला कि आपने जी। प्रयास किया है कहीं ना कहीं। राकेश एक और आ जाओ आ जाओ। आप आ जाइए। आइए प्रकाश भैया, आप भी आइए। मिश्रा जी तो आइए, आ जाओ। लाइव जा रहा है, पूरा देश देख रहा है। आइए बस। ठीक है राकेश भाई जी आइए। गरम करवा लो। कॉफी हाउस विचार मंच के इस अंक में हमारे साथ थे जबलपुर कैंट से बीजेपी के विधायक अशोक लोहानी जी, जिन्होंने जबलपुर विकास की संकल्पना पर अपने विचार रखे कि कैसा शहर होना चाहिए, कहाँ हम पिछड़ गए, किन कारणों से पिछड़ गए, और अब बेस तैयार हो गया है विकास का और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ये बात उन्होंने कही है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र में, राज्य में, शहर में भी उनकी सरकार होगी तो जबलपुर बेहतर गति से आगे बढ़ेगा। अगले शनिवार को फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे और शहर विकास की संकल्पना उन कोनों को छूने करेंगे उसके मन में क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।